First of all, good morning to all students. In the last video of class 11th accountancy, we discussed uh, accounting standard, the standard for accounting process, which are framed by the professional body, that is ICAI, Institute of Chartered Accountant of India, and IFRS, International Financial Reporting Standards, which helps to comparability and understandability in the financial statement of international or multinational company. Today we will discuss the new topic related to the accountancy, that is goods and service tax. You know very well, in India the tax structure are as follows. They are basically the taxes of India will be classified into two categories, that is direct tax and indirect tax. Okay, and now direct tax includes the most important and common tax, that is income tax, and other kind of indirect tax, that is central levels, that is service tax, excise duty, CST, and custom duty, and in state level VAT, enter duty, ऑक्ट्राई एंड लग्जरी टैक्स. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि टैक्सेस होता क्या है. टैक्सेस का मतलब होता है मॉनेटरी ऑब्लिगेशन पे टू गवर्नमेंट, यानी कोई भी पैसा जो हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है, और ये ऑब्लिगेशन होता है यानी मस्ट होता है कि हमें गवर्नमेंट को पे करना ही करना है, उसे हम टैक्स करते हैं. टैक्स का बेसिक नीड ये होता है कि जो हायर इनकम ग्रुप वाले व्यक्ति लोग हैं उनसे टैक्सेस लिया जाए, हायर वेल्थ वाले जो बंदे हैं उनसे टैक्स लिया जाए, और उस पैसे का यूज़ उस सोसाइटी पे लगाया जाए, उस पर्टिकुलर ग्रुप पे लगाया जाए जो अभी भी इनकम लेवल से हमारे देश से काफ़ी पिछड़ा हुआ है. यू नो वेरी वेल, हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. हमारे देश में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है. किसी को बहुत ज़्यादा इनकम होती है तो किसी के पास रात को खाने के लिए खाने नहीं होते, उनके पास अनाज नहीं होता है. सो टैक्स एक ऐसा फॉर्म है जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट क्या करती है, हायर इनकम ग्रुप वालों से टैक्स के माध्यम से पैसा कलेक्ट करती है, और उस पैसे को इनकम इकोनॉमिकली वीक सेक्शन को वो पैसा प्रोवाइड करती है बाय वे ऑफ स्कॉलरशिप, बाय वे ऑफ अदर फैसिलिटीज़. सो बेसिकली टैक्स का पर्पज़ यही होता है. हमारे देश में टैक्स को दो भागों में बांटा गया है, दो कैटेगरीज हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो वो टैक्स जो किसी भी बंदे को गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे करना होता है, यानी बीच में कोई इंटरमीडियरीज नहीं होती है, उसे हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं. यानी एनी टैक्स विच आर पेड बाय द टैक्स पेयर to the government directly. There is a no intermediaries between the taxpayer and tax recipients. जैसे हम लोग इनकम टैक्स करते हैं तो इनकम टैक्स पे करने के लिए हम लोग किसी होलसेलर, रिटेलर या किसी अदर पर्सन को हम इनकम टैक्स नहीं पे करते हैं. हम लोग जनरली अपना ITR फॉर्म भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उस बेसिस पे हम लोग अपना इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं, और गवर्नमेंट असेस करती है. आप जो इन्फॉर्मेशन देती है उसके बेसिस पे असेस करती है कि आपने इनकम टैक्स सही भरा है कि नहीं भरा है. इसके लिए एक अलग से एक्ट बनाया गया, इनकम टैक्स एक्ट 1961. अलग से इसकी अथॉरिटी होती है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़. उसके अलग अलग इंस्पेक्टर होते हैं, उसके अलग अलग इंस्पेक्शन ऑफिसर होते हैं. सो कमिश्नर होते हैं जो आपकी दी गई इन्फॉर्मेशन को चेक पे करते हैं. सो इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो टैक्स पेयर क्या करता है, डायरेक्टली गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है. रही बात इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसमें हम टैक्स गवर्नमेंट को डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करते. इसमें क्या होता है कि टैक्स पेयर और गवर्नमेंट तक पहुंचने में टैक्स के बीच में कई सारे मीडिएटर्स होते हैं. उस मीडिएटर से होके वो टैक्स क्या होता है, गवर्नमेंट तक पहुंचता है. जैसे अगर हम एक बात अगर हम आपसे शेयर करें एक एग्जांपल, कि जैसे अगर आप मूवी देखने जाते हैं तो मूवी में आप पे करते हो एंटरटेनमेंट टैक्स. एंटरटेनमेंट टैक्स जनरली स्टेट गवर्नमेंट लिवाइड करती है, स्टेट गवर्नमेंट उस टैक्स को रिसीव करती है. तो अगर आप मूवी देखने गए और एंटरटेनमेंट टैक्स आपने पे किया, तो आप क्या मूवी देखने से पहले आप एंटरटेनमेंट टैक्स जाकर स्टेट ऑफिस में जमा करते हो? नहीं सर, वो तो मैं टिकट कलेक्टर के पास जाता हूँ और पूरा पैसा उसको प्रोवाइड कर देता हूँ, पूरा का पूरा. उसमें उस टिकट की वैल्यू भी होती है, फिल्म की चार्जेस भी होते हैं, बेसिक चार्ज, और उसमें टैक्स भी क्या होता है, इंक्लूड होता है. ओके, सो आप ये देख रहे हैं कि इंटरटेनमेंट टैक्स में आम पब्लिक जो है वो टैक्स गवर्नमेंट को दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रही है, लेकिन टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं किया जा रहा है. बीच में एक मीडिएटर हो रहा है, जैसे टिकट कलेक्टर,
या सिनेमा हॉल का जो टिकट सेलर होगा वो आपके बेसिक प्राइस ऑफ टिकट के भी पैसे कलेक्ट कर रहा है और उस पर जो एंटरटेनमेंट टैक्स चार्ज हुआ है उसकी वैल्यू भी रिसीव कर रहा है, और उस पैसे को उठाकर किसको दे दे रहा है? गवर्नमेंट को उठा कर दे दे रहा है। जनरली ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में जो पेयर होते हैं वह काफ़ी कम होते हैं, लेकिन एन कंपैरिजन टू इनडायरेक्ट टैक्स में पेयर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इतने लोग अगर जाकर गवर्नमेंट ऑफिस में टैक्स जमा करेंगे तो वो लगता है सर्विस लेने से पहले, गुड्स प्रोड्यूस करने से पहले वो टैक्स देते देते दिन में 10 बार 20 बार तो वो गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर लगा लेंगे। अगर हम बात करें, हम छोटा सा पार्ले जी भी कंज्यूम करते हैं ना, तो उसकी प्राइस में आप देखेंगे लिखा होगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो आप 2 रुपये का पार्ले जी भी खरीद रहे हैं ना, तो उसमें कुछ सर्टेन पैसे जो हैं वो टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आप एक पार्ले जी खरीद के फिर टैक्स देने जाएंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है। कितने लोग पार्ले जी खा रहे हैं? मतलब एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक छोटी सी वैल्यू की चीज़ें अगर हम कंजप्ट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड टैक्स हमें गवर्नमेंट में जमा करना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। आप उसके लिए क्या करते हो? सिंपल सा, जहाँ से आप पार्ले जी खरीदते हो उसको पैसा दे देते हो। जो रिटेलर होता है, रिटेलर वो पैसा दे देता है होलसेलर को, होलसेलर वो पैसा दे देता है प्रोड्यूसर को, और प्रोड्यूसर जाकर वो पैसा किसको दे देता है? गवर्नमेंट को। ठीक है, ये और बेसिकली नॉलेज हम लोग आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। दे बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स को 2 लेवल पे बांटा गया था, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। कुछ इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे थे जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती थी, और कुछ इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे जिसे स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती, जैसे सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी। दीज इनडायरेक्ट टैक्स विल बी imposed by the central government, whereas a value added tax, entry tax, octroi tax and luxury tax and entertainment tax also imposed by the state government as an indirect tax. So आपके कोर्स में आपने ये सुना होगा, जुलाई 2016 में एक नया एक्ट हमारे देश में लागू हुआ, दैट इज़ जीएसटी। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ वेरी पॉपुलर टैक्स बिकॉज इट रिप्लेस दी सेंट्रल एंड स्टेट इनडायरेक्ट टैक्स एज अ होल। यानी जीएसटी के आते ही, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के आते ही हमारे देश में जितने भी सेंट्रल टैक्स थे और स्टेट टैक्स थे इन द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, वो सब कैंसिल कर दिए गए। और अब हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ दो टैक्स हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक जीएसटी। एंड जीएसटी के इम्प्लीमेंट के बाद एक स्लोगन भी काफ़ी पॉपुलर हुआ था, वन नेशन वन टैक्स। ओके, तो नाउ वी विल मूव टू द today's topic, that is goods and service tax. What is goods and service tax? Let me discuss it. GST is a destination based tax on consumption of goods and services. It is a proposed to be levied at all stages, right from the manufacture up to the final consumption, with credit of tax paid at a previous stage available at set off. In a nutshell, only value addition will be taxed and burden of tax is to be borne by the final consumer. The concept of destination based tax on the consumption implies as the tax would be accrued to the taxing authority which has jurisdiction over the place of consumption, which is also termed the place of supply. GST has a dual aspect with the central and states simultaneously levying on a common tax base. There are three main components of GST, which are CGST, SGST and IGST. Okay, CGST means Central Goods and Service Tax. Tax collected in the CGST will constitute the revenue of central government. Okay, the present central tax like central excise duty, additional excise duty, special excise duty, central sales tax, etc. will be subsumed under CGST. SGST means State Goods and Service Tax. A collection of SGST is revenue of the state government. With GST, all state taxes like VAT, entertainment tax, luxury tax, etc. will be merged with GST. For example, Ramesh, a dealer in Punjab, sell goods to Seema in Punjab, 10,000 is GST rate 18%. So 9% is CGST and 9% SGST. 900 will go to the central government, 900 will go to the Punjab government. Okay, so after discussing the two paragraphs, हम कुछ कंक्लूडिंग पॉइंट पे आए हैं। पहला तो ये पॉइंट पे आए हैं कि जीएसटी इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यानी जीएसटी उसे पे करना पड़ता है जिस एरिया में गुड्स एंड सर्विस का कंजप्शन होता है। सपोज़ अगर कोई गुड्स प्रोड्यूस्ड होता है
पंजाब में फॉर एग्जांपल, अब गुड्स आकर सेल होता है यूपी में, यूपी में उसका कंजप्शन होता है, तो यूपी का जो कंज्यूमर है, जो उस प्रोडक्ट एंड सर्विस को कंज्यूम करेगा, वो उस टैक्स को पे करेगा। ओके, यानी आपने ये लाइन भी सुनी होगी कि जो टैक्स का जो इंटायर पार्ट होता है, इनडायरेक्ट टैक्स का जो बियरर होता है, वो कंजप्शन कस्टमर होता है, वो कंजप्ट द गुड्स एंड सर्विसेज। सपोज़ अगर मैंने किसी अदर स्टेट से या किसी अदर सिटी से कोई गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम की, तो उसका टैक्स हम ही को भरना पड़ता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो सारे एरियाज़ में एप्लीकेबल होता है। गुड्स को मैन्युफैक्चर करने से लेके कंजप्शन तक सब चीज़ें होती हैं, और उसमें कुछ सेट ऑफ मिलता है। वो सेट ऑफ को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे एक अलग से वीडियोस में, कि ये सेट ऑफ क्या होता है और उसका क्रेडिट कैसे मिलता है। ये जो सेकेंड लाइन है, क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड एट द प्रीवियस स्टेजेस, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि अभी करूँगा तो मैशअप हो जाएगा। तो बस पहली बात आपने ध्यान रखी कि जीएसटी किसको पे करना होता है, जो उस गुड्स एंड सर्विस को कंजप्ट करता है। दूसरा ये है कि ये जो गुड्स चार्ज होता है वो हर स्टेज पे चार्ज होता है, मैन्युफैक्चरर से लेकर कंज्यूमर तक ये गुड्स एंड सर्विस चार्ज होता है, और इसमें आपको टैक्स का क्रेडिट भी मिलता है। अगर आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया है तो उसका आपको क्रेडिट मिल जाता है। तीसरी बात यह है द कॉन्सेप्ट ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड ऑन टैक्स ऑन कंजप्शन, यानी कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स जो होता है वो कंजप्शन पे अप्लाई होता है। जैसे मैंने बताया कि जिस प्लेस पे ये गुड्स एंड सर्विस कंजप्ट होती है उसे हम लोग बोलते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट रही बात गुड्स हैज़ अ ड्यूल एक्सपेक्ट, ये ड्यूल एक्सपेक्ट मॉडल पे आधारित है जीएसटी, यानी इस जीएसटी में कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होगा, कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट का भी होगा, क्योंकि यू नो कि जीएसटी जो बना है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला के बना है। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस में कुछ टैक्सेस जो थे सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स थे, कुछ टैक्सेस जो थे स्टेट गवर्नमेंट के थे। सो दैट्स वाई जीएसटी को ड्यूल सिम की तरह ट्रीट किया जाता है, ड्यूल एक्सपेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स। अगर हम बात करें कॉम्पोनेंट ऑफ जीएसटी की, तो जीएसटी के 3 कॉम्पोनेंट हैं। पहला है एसजीएसटी, दूसरा है सीजीएसटी, तीसरा है आईजीएसटी। देखिए जनरली 2 तरह की सेल होती है, एक इंटर सेल और एक इंट्रा सेल। इंटर सेल जो होता है वो विद इन अ स्टेट होता है, और इंट्रा सेल जो होता है वो आउटसाइड द स्टेट होता है। तो जब इंटर सेल होता है यानी स्टेट के अंदर कोई सेल होता है तो उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होता है, और अगर स्टेट के बाहर कोई गुड्स एंड सर्विस सेल होती है तो उस पर आईजीएसटी सेल होता है। जैसे अगर हम बात करें कि वाराणसी में गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुई और उसका कंजप्शन कानपुर में हुआ, सो यूपी के टेरिटरी के अंदर, यूपी के बाउंड्री के अंदर ही गुड्स एंड सर्विस सेल हुई है, तो उस ट्रांजैक्शन पे एसजीएसटी और सीजीएसटी चार्ज होगा। लेकिन अगर यूपी और पंजाब, यूपी एंड दिल्ली के बीच में कोई गुड्स एंड सर्विस का सप्लाई या परचेज होता है, तो उस केस पे उस पर आईजीएसटी चार्ज होगा। पहली बात क्लियर हो गई। तो 3 कंपोनेंट हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी ये बताता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी जो इसमें टैक्स कलेक्ट होगा वो पैसा किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इससे जो पैसा मिलेगा एसजीएसटी से वो पैसा किसका होगा, स्टेट गवर्नमेंट का होगा। और आईजीएसटी से जो पैसा होगा उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इससे जो पैसा मिलेगा वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में स्पेसिफिक रेट से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, अब रही बात है एक एग्जांपल की, तो एग्जांपल में देखिए क्या लिखा है। जैसे रमेश अ डीलर इन पंजाब सेल इन पंजाब। देखिए इसमें क्या लिखा है, रमेश एक डीलर था पंजाब का जिसने गुड्स सोल्ड किया पंजाब को, यानी पंजाब का डीलर ने पंजाब के कस्टमर को गुड्स सेल किया 10,000 का, उस पर जीएसटी चार्ज हो रहा है 18%। तो आपको ये मैं बताऊं कि 50-50% रिजर्व किया गया फॉर द सीजीएसटी एंड फॉर द एसजीएसटी। ये भी बात याद रखिएगा। अगर कोई गुड्स एंड सर्विस स्टेट के अंदर सेल होती है तो उस पर सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों चार्ज होता है। तो सीजीएसटी एसजीएसटी का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली किया गया है, यानी जितना रेट ऑफ जीएसटी होगा उसका आधा सीजीएसटी में मिलेगा और आधा एसजीएसटी में मिलेगा। यानी 10,000 का 18% कितना आएगा, 1800 का आधा 900 रुपये मिलेगा सीजीएसटी को और 900 रुपये मिलेगा
SGST को, यानी 900 रुपये जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 900 रुपये जाएगा पंजाब गवर्नमेंट के पास। ओके, रही बात अगर हम बात करें IGST की, तो IGST का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जो IGST से जो रेवेन्यू कलेक्ट होती है उसे हम लोग CGST सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में एक स्पेसिफाइड रेट में बांटते हैं। IGST इज चार्ज ऑन ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम द वन स्टेट टू अनदर, एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑल्सो कवर्ड अंडर IGST। ठीक है, यानी IGST किस पे चार्ज होता है, जब हम गुड्स एंड सर्विस का ट्रांसफर करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल भी दिया है बहुत अच्छे से कि सपोज रमेश इन मध्य प्रदेश सेल गुड्स टू द आनंद इन राजस्थान, यानी मध्य प्रदेश एक अलग स्टेट है और राजस्थान एक अलग स्टेट है। तो मध्य प्रदेश ने सेल किया किसको, राजस्थान के सेलर को 1 लाख रुपये, उस पर GST था 18%, तब 9% किसको मिलेगा, CGST को, 9% किसको मिलेगा, SGST। तो इसमें डीलर 18,000 चार्ज करेगा। ओके, सो 18,000 जो IGST है वो पूरा का पूरा किसको चार्ज होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, नाउ मैंने पूरा 18% चला जाएगा। ये मुझे लग रहा है आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा, सर 18,000 जो चार्ज हुआ 1 लाख पे, वो उसमें CGST SGST का हिस्सा था। यस है, लेकिन वो बाद में जो उस पर, क्योंकि इसमें ये डिसाइड नहीं किया गया IGST में कि कितना प्रोपोर्शनल सेंट्रल करेगा कितना स्टेट करेगा। तो IGST में एकदम क्लियरली लिख लीजिए कि ये पहला पैसा इंटायरली जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में वो पैसा जो होता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिस्ट्रीब्यूट करती है। क्योंकि देखिए पंजाब, इस क्वेश्चन में अगर आप देखिए मध्य प्रदेश एक अलग स्टेट गवर्नमेंट है, राजस्थान अलग है, और सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे यहाँ की अलग होती है। तो पूरा 18,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। अब 18,000 में कुछ पैसा MP को जाएगा, कुछ पैसा राजस्थान को जाएगा, कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी तक आपने कुछ बातें तो जान ली होगी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का। तो पहली बात है कि GST इज़ अ कॉमन लॉ एंड प्रोसीजर थ्रू आउट द कंट्री अंडर द सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन। GST एक ऐसा कॉमन लॉ है प्रोसीजर जो पूरे इंडिया में एक एडमिनिस्ट्रेशन इसको डील करता है, वो है हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय इसको गवर्न करता है। और इस समय वित्त मंत्रालय का अध्यक्ष कौन है, हमारे यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण। तो ही इज़ द चीफ ऑफ द GST कमीशन, GST काउंसिल, वो GST काउंसिल की चीफ हैं, क्योंकि हमारे पूरे इंडिया में एक ही एडमिनिस्ट्रेशन GST को हैंडल करता है। नेक्स्ट वन इज GST इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एंड लेवाइज इज अ सिंगल पॉइंट एट द टाइम ऑफ कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय द एंड कंज्यूमर। यही बात मैं बार बार बता रहा हूँ कि GST कंजप्शन डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी इस टैक्स को पूरी तरह से वही पे करता है जो कि इस गुड्स एंड सर्विस को फाइनली कंज्यूम करता है। GST is a comprehensive levy and collection of both goods and services at the same rate with the benefit of input tax credit and or subtraction of value। यही जो पॉइंट है ना, इसको मैंने कहा था अलग से वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट इज मिनिमम नंबर ऑफ रेट्स ऑफ टैक्स डज नॉट एक्सीड 2, यानी जो कम से कम जो रेट ऑफ टैक्स है वो दो से कम नहीं होंगे। यानी इसमें अगर GST पे टैक्स की बात करेंगे, अभी हम लोग फ्यूचर में इस पर डिस्कस भी करेंगे कितने GST रेट्स ऑफ टैक्स हैं, तो वहाँ ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। There is a no scope for levy of cess, resale tax, additional tax, turnover tax etc। यानी जब किसी प्रोडक्ट्स एंड सर्विस के सेल पे GST चार्ज होता है तो उस पर कोई भी सेस नहीं चार्ज होता। जब आप इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो इनकम टैक्स पे 4% का एजुकेशन एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस लगता है। ठीक है, सेस अलग से चार्ज होता है, या कोई भी प्रकार का एडिशनल टैक्स, टर्नओवर टैक्स चार्ज नहीं होगा। And next one is there's a no multiple level of tax on goods and service such as sales tax, entry tax, अपट्रा एंटरटेनमेंट और लग्जरी टैक्स। यानी अगर हम किसी गुड्स एंड सर्विस को सेल्स करते हैं और उस पर GST चार्ज होता है तो उस प्रोडक्ट एंड सर्विस की सेल पर कोई भी एडिशनल टैक्स जैसे सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्राइड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स चार्ज नहीं होता। पहले क्या था, हमारे यहाँ जब GST नहीं था तो कभी कभी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती थी जिसे बोलते हैं डबल टैक्सेशन। यानी एक ही गुड्स एंड सर्विस की सेल एंड सर्विसेज पे, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे एक बार से ज़्यादा टैक्सेस चार्ज हो जाते थे। तो विद द हेल्प ऑफ GST कोशिश ये की गई है कि डबल टैक्सेशन को अवॉइड किया जाए। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका स्लोगन ही है वन कंट्री वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। एक एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है
कि स्टेट हाउ द जीएसटी रेट्स विल बी एप्लीकेबल इफ जीएसटी 9%, एसजीएसटी 9% एंड आईजीएसटी 18% इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। तो आपको इस चारों सिचुएशन में बताना है किस पे ये इंटर सेल है कि इंट्रा सेल है। अगर इंटर सेल है तो सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होगा, अगर इंट्रा सेल है तो आईजीएसटी चार्ज होगा, और कितना चार्ज होगा ये आपको करिएगा और ग्रुप में भेजिए। देखता हूँ कि कितने लोग का आंसर सही आता है, और इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट सो प्लीज़ आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो। नाउ वी विल मूव टू द एडवांटेज ऑफ जीएसटी। देखिए जीएसटी के आने से मैं अगर बात करूं तो काफ़ी एडवांटेज मिले। जैसे पहला एडवांटेज मिला है ऑब्लिगेशन ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्सेस गुड्स एंड सर्विस, यानी विद द हेल्प ऑफ जीएसटी हमारे देश में जो कई तरह के टैक्सेस हैं ना उससे हमें छुटकारा मिल गया। दूसरा, जीएसटी वाइडन द टैक्स बेस एंड इंक्रीज रेवेन्यूज टू सेंट्रल एंड स्टेट, देयर बाय द रिड्यूसिंग एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हम बात करें तो पहले जो टैक्स का जो स्ट्रक्चर था वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या आते थे, डिफरेंट टैक्स को एडमिनिस्ट्रेट करते थे। जैसे अगर हम सेल्स टैक्स की बात करें उसके लिए अलग से अथॉरिटी होती थी, लग्जरी टैक्स के लिए अलग से रहती थी, इंटरटेनमेंट टैक्स के लिए अलग से रहती थी। सबके लिए कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आता था गवर्नमेंट का, टैक्स कलेक्शन का, टैक्स कैलकुलेशन का, टैक्स सेटलमेंट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता था, क्योंकि देश में कई सारे टैक्सेस इंप्लीमेंट थे। लेकिन गुड्स एंड सर्विस टैक्स के आने पे एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट हुआ जिसको सुपरवाइज करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो जब हमारे में एडमिनिस्ट्रेशन लेवल कम होता है तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ भी कम होते हैं, और टैक्स स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल हो जाता है, जिसके बेसिस पे जो एडिशनल कॉस्ट हमारे देश में टैक्स के नाम पे चार्ज हो रहे थे वो काफ़ी कम हो गए। जीएसटी रिड्यूस कॉम्प्लाइंस कॉस्ट एंड इंक्रीज वॉलंटरी कॉम्प्लाइंस। यस, जीएसटी अफेक्टेड रेट्स ऑफ टैक्स टू मिनिमम टू फ्लो रेट्स, एंड जैसे हमने प्रीवियस चीज़ों में डिस्कस किया। जीएसटी हैज़ रिमूव्ड द कास्ट कार्डिंग इफेक्ट ऑन टैक्सेशन। इसी को बोलते हैं डबल टैक्सेशन। कास्ट कार्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है एक गुड्स एंड सर्विस के सेल्स पे एक से ज़्यादा बार टैक्स लग जाना। जैसे जब गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होती थी तो प्रोडक्शन टैक्स लगता था, फिर अगर उसको हम सप्लाई करते थे अगर सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, वैट लगता था, तो कई तरह के टैक्सेस हमें देखने को मिलते थे। तो वो सारे टैक्सेस अब नहीं लग रहे। GST will result in enhancing manufacturing distribution system, affecting the cost of production of goods and service, and consequently the demand and production of goods will increase. GST के चार्ज होने पे लगा है कि टैक्स स्ट्रक्चर सिंपल भी हो चुका है, और पहले क्या होता था कुछ पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस पे जो रेट ऑफ टैक्स था वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जब आप जानते हैं कि किसी प्रोडक्शन के गुड्स एंड सर्विस के सेल पे, प्रोडक्शन पे, हर स्टेज पे डिफरेंट टैक्स लगते हैं, तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो जाती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज़ हो जाती है। सो उस केस में उस गुड्स एंड सर्विस की जो सप्लाई थी या डिमांड थी वो डिक्रीज़ हो गई थी। लेकिन जीएसटी के आने से जब टैक्स स्ट्रक्चर क्लियर हुआ तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी डिक्लाइन हो गया। और देखिए, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन सुनी होगी कि जीएसटी के आने से प्रोड्यूसर को लॉस हो रहा है, रिटेलर्स को लॉस हो रहा है। देखिए, पहले क्या था कि वो प्रैक्टिकली वे में बताएं कि वो टैक्स भरते नहीं थे, और वो आपसे टैक्स लेते थे लेकिन गवर्नमेंट तक जाता नहीं था, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस थे। गवर्नमेंट सारे टैक्स पे कहते हैं ना, जब अगर एक घर में कई सारे छोटे छोटे बच्चे हों तो सारे बच्चों पे आप निगरानी नहीं रख सकते। उसमें कोई बच्चा बदमाशी कर रहा होगा, कोई बच्चा शैतानी कर रहा होता, आप उसको गवर्न नहीं कर सकते। वो तभी पता चलता है जब आप उसको काफ़ी डीपली एनालिसिस करें। तो गवर्नमेंट के पास काफ़ी काम है और भी हैं, इंटरनेशनल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे। तो हर को डीपली मॉनिटरिंग करना, वो भी डिफरेंट स्टेट डिपार्टमेंट के थ्रू, तो वो हो नहीं पाता था। और करप्शन हमारे इंडिया में जानते हैं बहुत हाई लेवल का है। तो अगर बेसिकली देखें तो जीएसटी आने से गवर्नमेंट की रेवेन्यू इंक्रीज़ हुई है, टैक्स स्ट्रक्चर क्लियर हुआ है, तो कंज्यूमर को भी अब काफ़ी नॉलेज हो गई है अबाउट दी टैक्सेस, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा टैक्सेस है तो उनको पता नहीं होता था कि हम कौन सा टैक्स देना है, लेकिन अब तो पता है ना कि हमें जीएसटी ही देना है। सो गुड्स एंड सर्विस की जो वैल्यू थी वो डिक्लाइन हुई है। और दूसरा, इससे हमारे जो बिजनेसमैन जो हैं वो काफ़ी रिलैक्स्ड हुए, क्योंकि उनको भी क्लियर पता है कि उन्हें किस तरह का टैक्स भरना है, कैसे भरना है। जैसे हम कहें 10 किताबें पढ़ें, वो ज़्यादा टफ है एज़ कंपेरिजन टू एक किताब पढ़ के हम टैक्स पे करें। नेक्स्ट वन इज़ अगर हम बात करें जीएसटी के पूरे टेबल पे, तो एट द लास्ट वी कैन से कि जीएसटी का मूवमेंट दो होता है, इंट्रा स्टेट मूवमेंट एंड इंटर स्टेट मूवमेंट। इंट्रा स्टेट मूवमेंट में क्या होता है, व्हेन वी सेल द गुड्स विद इन द स्टेट,
एंड इंटर सेल स्टेट का मतलब होता है जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में सेल करते हैं गुड्स एंड परचेस का। तो इंट्रा स्टेट मूवमेंट पे CGST एंड SGST चार्ज होता है, और जो CGST का पैसा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और SGST का पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। वेयर इज द इंटर स्टेट मूवमेंट में IGST चार्ज होता है, और ये पूरा का पूरा पैसा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट फर्दरली इस पैसे को क्या करती है, प्रोवाइड करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। सो आज के इस पूरे वीडियोस में हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, एंड व्हाट इज़ द थीम ऑफ वन कंट्री वन टैक्स, एंड द एस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यू नो वेरी वेल कि 3 एस्पेक्ट होते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स के, दैट इज़ स्टेट GST, सेंट्रल GST एंड इंटीग्रेटेड GST। देयर आफ्टर हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ GST, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ GST। अब हम लोग इस पूरे टॉपिक को समराइज़ कर देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। पहला ये कि बिफोर GST देयर वर सेवरल इनडायरेक्ट टैक्स ऑन state level as well as on the central level. There are various state tax. The first one is VAT, value-added tax, entry tax, octroi tax, and luxury tax. And there are various central tax, that is service tax, excise duty, CST, that is central sales tax, and custom duty. After the implement of GST is established on 1st July 2017 as Constitution Act 2017 by passage of Constitution 122 Amendment Bill। यानी GST हमारे देश में 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था, और इसके लिए एक अलग से एक्ट बनाया गया, GST Act 2017। ये बात याद रखिए, GST हमारे देश में कब इम्प्लीमेंट हुआ, 1 जुलाई 2017 को। ओके, और ये हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का 122 अमेंडमेंट था, 122वां संशोधन बिल। GST इज़ गवर्न बाई GST काउंसिल। GST जो पूरा है वो गवर्न करता है GST काउंसिल, और ये सेंट्रल लेवल पे काम करता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री इज़ चेयरमैन ऑफ GST। जो हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो GST का चेयरमैन होता है, और इस समय प्रेजेंटली हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर वो है निर्मला सीतारमण। सो शी इज़ द चेयरमैन ऑफ GST काउंसिल। द नेक्स्ट इज GST इज़ अ यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विस। इट इज़ लेवाइड ओनली on value added at each stage. It is a single tax collected on the multiple points with full set off for tax paid earlier in the value chain। यानी एक ऐसा टैक्स है जो हर स्टेज पे लिया जाता है, मैन्युफैक्चर से लेके कंजम्पशन तक लिया जाता है। यानी एक सिंगल टैक्स है, यानी प्रोडक्शन पे हम अलग से प्रोडक्शन टैक्स नहीं लेंगे, GST लेंगे। होलसेलर जब सेल करेगा तो जो सेल्स टैक्स सेल करेगा, विद इन स्टेट सेल करता है तो क्या लगता है, वैट लगता था। आउटसाइड स्टेट सेल करता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था। तो अब वो सेंट्रल सेल्स टैक्स वैट खत्म हो गया, अब बन गया GST लेंगे। यानी मल्टीपल पॉइंट पे हम GST ही ले रहे हैं, एक ही टैक्स ले रहे हैं, एंड उसका फुल सेट ऑफ भी दे रहे हैं लोगों को कि अगर उन्होंने पहले भी कोई टैक्स उससे रिलेटेड पे किया है तो उसका आपको मिलता है। यानी अगर आपने ऑलरेडी पहले से GST पे किया हुआ है तो जब आप GST रिसीव करते हैं तो जितना GST आप पे कर चुके होते हैं उतने का आपको सेट ऑफ मिल जाता है। अगर हम बेसिकली बात करें तो हमारे देश में GST का जो स्लैब है वो जब हमारा देश में GST एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था तो उस समय 5 रेट ऑफ टैक्सेस थे GST के, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। लेकिन अब उसमें कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, उन अमेंडमेंट के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट होंगे। बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट of accountancy because as an accountant we have a knowledge about the goods and service tax, और आपको अपने accountancy syllabus में इसके numerical question भी solve करना है। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट कि प्लीज़ GST के बारे में और सारी इन्फॉर्मेशन भी आप कलेक्ट करते रहें, और इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप। एंड आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सो आज के इस वीडियो के साथ हम लोगों ने अकाउंटेंसी के थ्योरेटिकल वर्ल्ड को कंप्लीट स्टडी कर लिया है। जितनी भी बेसिक नॉलेज आपको अकाउंटिंग की होनी चाहिए थी एज अ थ्योरेटिकली वो कंप्लीट हो चुकी है। अब अगले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल फील्ड की स्टडी करेंगे कि कैसे अकाउंटिंग की जाती है, हाउ टू रिकॉर्ड दी ट्रांजेक्शन, हाउ टू समराइज दी ट्रांजेक्शन, हाउ टू इंटरप्रेट दी ट्रांजेक्शन। ये सफ़र हम लोग स्टार्ट करेंगे।
तो अभी तक जितना भी पढ़ाया गया आपको, आई रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज़ सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर लीजिए, और अगर कोई डाउट्स हैं तो उसको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचेंगे तो यू नो वेरी वेल कि जब हम प्रैक्टिकल फील्ड में इंटर करते हैं तो यू हैव अ सफिशिएंट नॉलेज अबाउट दी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर डिसिप्लिन। ठीक है, इस सारे फेजेस को हम लोग इस्टेब्लिश करने के लिए मैं आपको कुछ होमवर्क्स दे रहा हूँ, एंड प्लीज़ सॉल्व दीज द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स विच इज़ गिवन इन योर स्क्रीन। सबसे पहले शॉर्ट आंसर प्रोवाइड करना है आपको, 1 2 3 4 5। प्लीज़ टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड उसे हमारे मेल आईडी पे आप सबमिट करिए कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है कि नहीं किया। क्योंकि देखिए, जब तक हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में जैसे ही हम लोग इंटर करेंगे, प्रैक्टिकल फील्ड में इंटर करेंगे, तो आपको थ्योरेटिकल फील्ड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज के लिए प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, और प्रैक्टिस होने के लिए आपके लिए क्वेश्चंस भी होने ज़रूरी हैं। कुछ क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहे होंगे और कुछ क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ आपको, ताकि मैं ये जान सकूँ कि आपने अभी तक जो पढ़ा है वो कितने हद तक आपको समझ में आया है। और ये सारे क्वेश्चन के आंसर आई रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज़ अपने से करिएगा विदाउट टेकिंग एनी हेल्प फ्रॉम दी नेट। सो नेक्स्ट स्लाइड इज दिस। शॉर्ट आंसर के साथ साथ आई ऑल्सो प्रोवाइड द लॉन्ग आंसर्स, लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चन। शॉर्ट 3 4 5 6 7 एंड लॉन्ग आंसर 1 2 3 4 5। सो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए एंड प्लीज़ complete your homework given by me and send to my mail id. The mail id is sai ritanshu @gmail.com। ओके, तो ये मेरा मेल आई डी है, इस पर आप लोग होमवर्क कंप्लीट करके हमें सेंड करिए। आई होप कि आपको जितने भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट मैंने अकाउंटिंग के स्टडी कराए हैं वो 100% ही नहीं, लेकिन 50% नहीं समझ में आए, वही मेरे लिए सफिशेंट है। बिकॉज मेरी बार बार एक ही डायलॉग आपने सुना होगा कि कुछ चीज़ें आपको समय आने पे समझ में आती है। तो जब हम प्रैक्टिकल फील्ड में इंटर करेंगे तो आप समझ में रिलेट करोगे कि यस सर, हमने ये थ्योरेटिकल में पढ़ा था, अच्छा इसका मतलब ये होता है प्रैक्टिकली वे में, तो वो उस टाइम आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।